नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपके डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 12 माह से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से सेशन से आप सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जोर शोर से कर रहे होंगे। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का भी रिवीजन शुरू कर दिए होंगे। और देखिए, जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना नहीं भूलें। जितना भी अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको बार बार लगा लीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा, स्पेशली आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम के कुछ दिन पहले, स्पेशली मतलब एक हफ्ते पहले, ये शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवीजन के काम आएगी। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सब लोग इस तरह से वर्क करेंगे। देखिए, क्यों नहीं आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। चलिए इसी के साथ अपने सेशन से जुड़ते हैं और बात करते हैं हम अपने क्लास की। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो देखिए, ये पहली महिला अधिकारी जो बनी, ये भारतीय वायुसेना की जो अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान है उसको पहली बार एक महिला अधिकारी जो है संभालने जा रही। और कौन है ये? ऑप्शंस आप देख रहे हैं। जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से देखिए। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों शालिजा धामी। ठीक है, शालिजा धामी करेक्ट आंसर है। आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये भारतीय वायुसेना यानी कि देखा जाए यहाँ पे में ग्रुप कैप्टन है ये। ठीक है, शालिजा धामी ये अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी जो है ये बनी है। ठीक है, अगर हम बात करें इनको जो कमान मिलेगी जो अग्रिम इकाई पे वो कहाँ मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा ये कैप्टन शालिजा धामी है, भारतीय वायुसेना की ये पहली महिला अधिकारी होंगी जो कि वेस्टर्न सेक्टर में, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा पर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। ठीक है, तो किधर? वेस्टर्न जो आपका सेक्टर है उसमें पाकिस्तान सीमा पर जो है इनकी तैनाती की जाएगी। ठीक है, मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी ये, और ऐसा करने वाली भारतीय जो है वायुसेना की ये पहली महिला अधिकारी होंगी। इनकी बात किया जाए दोस्तों तो ये देखा जाए जो भारतीय वायुसेना को इन्होंने 2003 में ज्वाइन किया और ये जो थी स्टार्टिंग में ये एज अ हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ये एक फ्रंट लाइन कमांड मुख्यालय का संचालन शाखा में ये तैनात की गई हैं और बहुत सारे इनके अनुभव रहे हैं अपने जो है इस जो है दौरान। तो इन्होंने देखा जाए हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में इन्होंने देखिए क्या क्या किया, कई सारे जो है सर्च, कई सारे रेस्क्यू मिशन में इन्होंने उड़ान भरी थी। बाढ़ यानी कि राहत जो अभियान चलाए जाते हैं बाढ़ वगैरह के दौरान, आपदा के दौरान जो राहत अभियान चलाया जाता है उन राहत अभियान में भी इन्होंने क्या किया था, कमान संभाला था, नेतृत्व किया था। तो इन सारी चीजों का इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है और ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन है भाई भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है ये। ठीक है, शालिजा धामी, और ये अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। जैसे कि इनका अगर नाम देखा जाए, आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका नाम है गीता राणापूर्वी। ठीक है, इनके बारे में बात किया जाए ये क्यों चर्चा में, तो भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की कर्नल गीता राणापूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन सी बनी दोस्तों, तो गीता राणापूर्वी बनी है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें अगली चीजों की, अगला क्या इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं सनन ढाका। ठीक है, सनन ढाका की बात किया जाए तो ये जो है ऑल इंडिया टॉपर थी, पहला बैच एनडीए था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो एनडीए पहले बैच में इन्होंने पहली रैंक हासिल की थी सनन ढाका। ठीक है, वही बात करें यहाँ पे कि विजेंद्र शर्मा है जो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। ठीक है, विजेंद्र शर्मा को। पीटी उषा की बात किया जाए दोस्तों तो पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, पीटी उषा
ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन है? पीटी उषा। वहीं बात करें सुंदर रमन रामामूर्ति को, ध्यान रखिएगा सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि देश में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, और सेबी ने बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, किसे किया है? सुंदर रमन रामामूर्ति को किया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो राजीव लक्ष्मण को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक एक चीज यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में क्या एक तरफ नाम लिख दीजिए और एक तरफ एरो करके लिख दीजिए कि ये चीजों पे इनकी नियुक्तियां की गई हैं। तो अगर आप लोग जैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो एक पेज 2-3 पेज पे नियुक्तियां कर लीजिए, ठीक है। 2-3 पेज पे आप डेज एंड थीम कर लीजिए। इसी तरीके से चीजें योजनाएं कर लीजिए 2-3 पेज पे कि किस जो है स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी योजना है, उसकी एक दो है पॉइंट ले लीजिए। बस यही शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से चीजों को आप कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया, 9 मार्च को, 10 मार्च को या फिर 11 मार्च को? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 10 मार्च को जो है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है। और यहाँ पे बात करें तो देखा जाए 10 मार्च को जो है हर साल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को जो उसके हम मनाते हैं, ठीक है, उसके स्थापना दिवस को 10 मार्च को मनाया जाता है। इस साल की बात किया जाए 2023 में ये इसका कौन सा था? 54वां जो है वो स्थापना दिवस था। 54वां स्थापना दिवस जो है सीआईएसएफ ने सेलिब्रेट किया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा ये जो है भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है। कौन सी जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसके स्थापना की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है संसद में एक अधिनियम पारित करके किया गया था, ठीक है। तो भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, कौन सा? सीआईएसएफ अधिनियम 1968, और इसी के तहत 10 मार्च को जो है 10 मार्च 1969 को जो है स्थापित किया गया सीआईएसएफ को, ठीक है। अगर हम बात करें ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये जो है सीआईएसएफ है वो गृह मंत्रालय के, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के जो है अंडर में ये वर्क करता है। और आगे चल करके 5 जून माफ करिएगा 15 जून 1983 को संसद ने एक अधिनियम, एक अन्य अधिनियम पारित किया और इसे जो है इस संगठन को, इस देखा जाए फोर्स को भारतीय गणराज्य का एक सशस्त्र, ठीक है, बना दिया, सशस्त्र बल बना दिया। वर्तमान में इसके महानिदेशक की दोस्तों बात किया जाए तो इसके महानिदेशक है शील वर्धन सिंह, इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो हमने देखा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सारी चीजें पढ़ी कि इसके स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इस वर्ष कौन सा था, इसका गठन कैसे हुआ, किस मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा हमने देखा कि इसको किस अधिनियम के तहत आगे जाकर के संसद ने किस साल जो है इसको एक सशस्त्र बल के रूप में बना दिया, और इसके वर्तमान महानिदेशक और मुख्यालय कहाँ है, ये हमने कुछ पॉइंट देखा। अब हम बात कर लेते हैं 10 मार्च को कुछ अन्य दिवस भी मनाया जाता है जो पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में पूछे जाने की, जैसे कि महिला जजों द्वारा किए गए प्रयासों और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेन जज जो है डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 10 मार्च को किया जाता है। तो हमने ये भी चीज देखी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। ये देखिए क्या है, रामचंद्र पौडेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए अभी देश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो देश जो पड़ोसी देश है भारत का, कौन दोस्तों? नेपाल के। आइए इनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख लीजिए। ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, ठीक है। जो नेपाल कांग्रेस है, नेपाली कांग्रेस, इसके वरिष्ठ नेता है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों? नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा ये जो है नेपाल के तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में नेपाल में पहले राजशाही था, अभी वहां पे क्या किया गया है, एज वहां पे संविधान लोकतंत्र जो है आया। और जब से गणतंत्र बना है कौन दोस्तों? नेपाल 2008 में, तब से देखा जाए तो ये राष्ट्रपति का तीसरा चुनाव था। और इस तीसरे चुनाव में जो नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है रामचंद्र पौडेल, वो क्या बने हैं? वहां के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बात करें वहां की संसद के बारे में तो ध्यान रखिएगा वहां की संसद में कितने सीटें हैं दोस्तों? 214 जो है वहां पे सांसदों की, और यहाँ पे 300
52, ठीक है, 352 प्रांतीय विधानसभाओं सदस्यों का जो है वोट मिला है इनको। और यहाँ पे अगर हम राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करें नेपाल में, तो वहां पे जो है जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके लिए मतदाताओं की कुल संख्या दोस्तों कितनी थी, 882 है, ठीक है, जिसमें से संसद के सदस्य कितने हैं, यहाँ पे 332 है। और इसके साथ साथ जो है 7 प्रांतों के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य कितने हैं दोस्तों, तो 550 सदस्य हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसका स्थान लेंगे, वर्तमान में देखा जाए तो नेपाल की जो राष्ट्रपति है वो विद्या देवी भंडारी है, और जो है ये देखा जाए ये इन्हीं का स्थान लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये रामचंद्र पौडेल जी बने हैं, ठीक है। किसका स्थान ले रहे हैं, विद्या सिंह भंडारी का स्थान ले रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेपाल। देखिए नेपाल का पर्टिकुलर मैप देखने जाएंगे तो एक छोटा सा मैप दिखाई देगा और आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मैप है कहाँ। मैप देखा, यहाँ पे नेपाल देखिए इंडिया और चाइना के बीच में एज ए बफर स्टेट का काम करता है, ठीक है। और आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे तिब्बत चाइना दिख रहा है और यहाँ पे इंडिया दिख रहा है और ये आपको नेपाल दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए नेपाल है। नेपाल की सीमा की बात करें दोस्तों तो इसकी देखा जाए दो जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक तो आपका भारत से ही है, दूसरे की बात करें तो दूसरा यहाँ पे चाइना से है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया से है, तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो है वो लगते हैं किससे, नेपाल से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हुए चलिए उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे हम बात करें बिहार, फिर हम यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल, फिर हम यहाँ पे बात करें सिक्किम, ठीक है। ये स्टेट जो है वो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। बात करें नेपाल की तो उसकी राजधानी देखिए क्या है, काठमांडू इसकी राजधानी। मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया जो है इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री जी की बात किया जाए तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है पुष्प कमल दहल, जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेट्स वगैरह ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो अवार्ड से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किस देश के मानवाधिकार संगठन ने वर्ष 2023 का साखारोव फ्रीडम अवार्ड जीता। ध्यान रखिएगा ये यूरोपियन यूनियन का साखारोव फ्रीडम अवार्ड नहीं है, और ये ध्यान रखिएगा नॉर्वेजियन संगठन है उसके द्वारा ये मानवाधिकार संगठन है उसको दिया जा रहा है ये साखारोव फ्रीडम अवार्ड 2023। और ये किसे दिया गया है दोस्तों, किस देश के मानवाधिकार संगठन को दिया गया है जिन्होंने मानव के अधिकारों के लिए कार्य किया है, वो देखिए यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। आइए बात करते हैं। तो एक कमेटी है जिसका नाम है नॉर्वेजियन हेलेंसिकी कमेटी, ठीक है, और वहां उसने देखा जाए यूक्रेनियन मानवाधिकारी संगठन जिसका नाम है ट्रुथ हाउंड्स, ठीक है। और इसे देखा जाए इस संगठन ने क्या किया है कि जो युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान जो अपराध उनका पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। और इसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इसे देखा जाए ये जो कमेटी है नॉर्वेजियन हेलेंसिकी कमेटी, इससे 2023 का साखारोव फ्रीडम अवार्ड जो है इस कमेटी को ट्रुथ हाउंड्स कमेटी को प्रदान किया है। अगर हम बात करें नॉर्वेजियन हेलेंसिकी कमेटी जो है, इसने देखा जाए जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध अपराध हो जाए, जो मानवता के खिलाफ वहां पे जो कार्य किए जाने एक तरीके से युद्ध के दौरान देखिए मानव सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो वहां पे जो है जो सारी गतिविधियां चल रही उस पर पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। और उस डॉक्यूमेंट में दर्ज करने के लिए जो ये सारी चीजें जो वहां पे जो गतिविधियां चल रही है उसने उन गतिविधियों को इस संगठन ने क्या किया, पूरा डॉक्यूमेंट किया। और डॉक्यूमेंट करने के लिए इस गैर सरकारी संगठन क्या नाम है, ट्रुथ हाउंड्स को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है एनएससी के द्वारा, ठीक है। नॉर्वेजियन हेलेंसिकी समिति की बात करें तो उसका जो गठन किया गया था, कब इसको बनाया गया था, तो एक देखिए सोवियत असंतुष्ट व्यक्ति थे जिनका नाम है आंद्रेई साखारोव, उन्हीं के समर्थन से साखारोव फ्रीडम अवार्ड की स्थापना की गई थी, 1990 में किया गया था। बात करें दोस्तों देखिए यूरोपियन यूनियन जो संसद है वहां के भी द्वारा साखारोव पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये साखारोव फ्रीडम अवार्ड है और ये साखारोव अवार्ड जो इन दोनों में डिफरेंस है। यूरोपियन संसद की बात किया जाए तो ये देखा जाए शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जो है साखारोव पुरस्कार, ये उन व्यक्तियों और लोगों को दिया जाता है, उन समूहों को दिया जाता है जिन्होंने क्या किया है, एक तरीके से जिन्होंने मानवाधिकार की रक्षा की हो, ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, संघर्ष किया हो, उनको जो है यूरोपियन यूनियन जो क्या देती है, यूरोपियन संसद मानवाधिकार पुरस्कार साखारोव पुरस्कार प्रदान करती है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है नॉर्वेजियन हेलेंसिकी कमेटी प्रदान की है साखारोव फ्रीडम अवार्ड, किसे की है दोस्तों, तो यूक्रेनियन मानवाधिकार संगठन है ट्रुथ हाउंड्स, ठीक है। चलिए भाई अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है।
ठीक है। तो लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अजीत सिंह, एसपी सिंह, एसएस दुबे या फिर राजीव सिंह। दोस्तों करेक्ट आंसर इस सी है, एसएस दुबे ने जो है लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं श्री एसएस दुबे ने महालेखा नियंत्रक के रूप में ये कार्यभार संभाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये 28वें महालेखा नियंत्रक होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 28वें अकाउंट्स होंगे, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है ये बनाया गया 28वें है। अगर बात करेंगे जब से इस पदभार को संभालने से पहले 6 तारीख को इन्होंने पदभार संभाला, उस पदभार के संभालने से पहले देखिए ये किस कार्य करते थे, क्या करते? तो अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पद पर थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान महालेखा नियंत्रक कौन है दोस्तों? एसएस दुबे है, ये 28वें नंबर के वित्त मंत्रालय के तहत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में कहां 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो 2023 आयोजित किया गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये कंट्रीज के क्या है, कैपिटल है। और करेक्ट आंसर क्या है? जो मलेशिया की कैपिटल है दोस्तों कुआलालंपुर, वहां पे 5वां आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है, ठीक है। और ये जो यानी कि जो आसियान की कंट्रीज हैं और जो भारत है, इसके बीच में जो व्यापार को लेकर के आपस में जो संबंध है, ठीक है, इस संबंध को ये देखो सेलिब्रेट करते हैं। और ये 5वां जो था भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन था, जिसको देखा जाए कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, वहां पे इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे देखा जाए जो कुआलालंपुर में भारत, और साथ ही साथ देखिए आसियान में कितने मेंबर्स हैं दोस्तों? 10 मेंबर्स हैं, 10 कंट्रीज हैं। तो वो 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच में क्या है, देखिए जो 3 दशकों से अधिक लंबे जुड़ाव को मनाने के लिए भारत आसियान मित्रता वर्ष के रूप में इसका आयोजन किया गया। देखिए भारत का इन आसियान देशों के मेंबर्स से जो आसियान कंट्रीज हैं उनके बीच में काफी लंबा एक संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध रहा है, सांस्कृतिक संबंध भी रहा है, कई तरह के संबंध रहे हैं। और इसी के वर्षगांठ बनाने के रूप में जो है ये 5वां आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, मलेशिया में किया गया, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आसियान के बारे में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। कैसे याद करेंगे? एसोसिएशन यानी कि एक तरीके से संगठन होना, एक दूसरे को एसोसिएट करना, सहयोग करना। जो भारत के साउथ ईस्ट वाले मतलब एक साउथ ईस्ट के जो मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, वो उनके जो है आपस में एक संगठन है, तो 10 मेंबर्स है। फुल फॉर्म हो जाएगा आसियान का क्या दोस्तों? साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। और यहाँ पे जो है ये एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संघ है। और इसका जो स्थापना दोस्तों हुआ था 1967 में किया गया था। एक डिक्लेरेशन था जिसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक देखिए थाईलैंड की कैपिटल है और थाईलैंड भी आसियान का मेंबर है। और वहीं पे मीटिंग की गई 1967 में। इन मेंबर्स के द्वारा 5 सदस्य थे, जो संस्थापक 5 सदस्य थे, उन्होंने मीटिंग किया और एक डिक्लेरेशन जो है जारी किया, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। और बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही आसियान की स्थापना हुई। प्रारंभ में देखा जाए जो इसके संस्थापक जो सदस्य देश थे उनको आप देख लीजिए कौन थे। इंडोनेशिया थे, मलेशिया थे, फिलीपींस थे, सिंगापुर थे और थाईलैंड थे। आगे चल करके 5 जो है सदस्य देश समय समय पर जुड़े, जिसमें से कौन है? वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार। तो देखिए आसियान से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए, थोड़ा सा प्रीवियस के क्वेश्चंस आप उठाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये 10 मेंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से भारत से जो है इनके संबंध रहे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट भारत के बहुत, जैसे वियतनाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए इस समय जो है इंडोनेशिया काफी चर्चा में रहा है। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अभी हाल ही में जो है सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो भारत के, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के उसके स्थापना दिवस के प्रमुख जो है अतिथि थे, उनका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैंने आप लोग को बताया है। चलिए भाई थोड़ा सा और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी सम्मेलन है जो अभी हाल फिलहाल में आयोजित किए गए थे और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में, और भोपाल में ही जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। वही बात करें सूचना पर सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ताशकंद के द्वारा की गई, ठीक है। वहीं देखा जाए एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां दोस्तों? ओमान में किया गया, ठीक है।
एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर। यह तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन था, ओमान में इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये था आज की चीजें जिसमें हमने सम्मेलन देखा। अब बात करेंगे थोड़ा सा अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डाक विभाग का एक अनूठा कवर जिसका नाम है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, ठीक है, लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? अगर हम आपको थोड़ा सा हिंट करें भैया, देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा किसको मिला है? किसको मिला है? सिक्किम को मिला है, और सिक्किम ही इसका आंसर है जो लॉन्च किया गया, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और सिक्किम के 4 मंत्री, इन्होंने जो है सिक्किम के लिए एक डाक विभाग का एक अनूठा कवर जिसका नाम है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, देखा जाए तो ये विश्व के पहले जैविक राज्य है। कौन सा दोस्तों? सिक्किम है। और ये गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक पर विशेष आवरण जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पे विशेष कवर से क्या तात्पर्य यहाँ पे है, क्या याद दिलाता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, विशेष कवर जैविक खेती, माफ करिएगा, यानी कि ऑर्गेनिक जो है एग्रीकल्चर और प्रगति में राज्य की उपलब्धियों का एक वसीयतनामा है, और पूरे देश के लिए सतत विकास के महत्व की ये दिलाता है। तो गो ग्रीन, ठीक है, गो ऑर्गेनिक जारी किया गया है। ये डाक विभाग का एक अनूठा कवर है जिसका देखा जाए कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हाँ, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कुछ ही दिन पहले बताया था मैंने कि बताइए कि भारत की सबसे ऊंची जो झील है वो किस राज्य में स्थित है और उसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों माधव नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये यहाँ पे जो है माधव नेशनल पार्क स्थित है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में शिवपुरी है दोस्तों, शिवपुरी जो जिला है वहां पे ये माधव नेशनल पार्क स्थित है। अगर हम बात करें इस बारे में हम क्यों चर्चा करें, तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने देखा जाए जो शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान है उस पर 3 बाघ छोड़ने की बात की है। तो 3 बाघ छोड़े जाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिस कारण से ये नेशनल पार्क जो है वो चर्चा में है। आइए थोड़ा सा इस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो माधव नेशनल पार्क है उसको 1958 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का जो है दर्जा दिया गया था। इसमें मुख्य जो है जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से नीलगाय है, चिंकारा है, ठीक है, चौसिंगा है, हिरण, ये पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक सागर है, एक झील है जिसका नाम है, ठीक है, शक्त सागर, ठीक है, सख्य सागर, माफ करिएगा, सख्य सागर। और इसको 2022 में रामसर साइट बनाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा कि 2022 में जो एक झील है सख्य सागर जिसको 2022 में रामसर साइट बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। और देखिए अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा, वहां का एक कुन्नू नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जो चर्चा में था। क्यों भाई? क्योंकि जो यहाँ पे अफ्रीका के 2 नेशंस यानी कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए हैं उन चीतों को इसी कुन्नू नेशनल पार्क में जो है छोड़ा गया है। तो ये जो कि ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, ठीक है, श्योपुर में है। तो ये भी काफी चर्चा में, ये एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है एक एक करके देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। वही दूसरा देखा जाए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरे नंबर पे फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। फिर बात किया जाए पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे हम बात करें जो अगला है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान और कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ये आपको मैप दिख रहा है जहां जहां पे जो राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो एक ही साथ आप लोगों से चर्चा हो गई। तो यहाँ पे आपने सारा जो है रिविजन कर लिया, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना जो शुरू करने की घोषणा की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा?
तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के और जो ऊर्जा सप्ताह है, ठीक है, माफ करिएगा सुरक्षा सप्ताह, ये महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह, उसके अंत में जो है राज्य के जो है एक योजना जारी किया या शुरू करने की घोषणा की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके प्रथम चरण में देखा जाए दोस्तों तो इसके तहत क्या किया जाएगा, जो छोटे छोटे उद्यम है, उद्यमों के जरिए क्या किया जाएगा, उनको स्वरोजगार के लिए एक जो है महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो स्वरोजगार के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषकर छोटे छोटे उद्यमों से जुड़े, इसके लिए ये राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देखिए किन महिलाओं को कवर किया जाएगा, तो विधवा होगी, ठीक है, जो डिवोर्स यहाँ पे जो तलाकशुदा है, ठीक है, परित्यक्तता है, यहाँ पे किन्नर, जो अपराध व एसिड हमले से पीड़ित जो महिलाएं हैं, उनको जो है इस योजना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये योजना है कि किस राज्य की है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड की है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों की। कुछ एक दो योजनाएं हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जैसे कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। वही बात करें मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है। तो ये कुछ अन्य राज्यों की भी योजनाएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आज बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की, कि निम्न में से किस मंत्रालय ने समर्थ योजना या फिर निम्न में से किस मंत्रालय से समर्थ योजना संबंधित है। देखिए यहाँ पे भी एक योजना आ गई समर्थ योजना, और ये केंद्रीय योजना है और ये किस मंत्रालय से संबंधित है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये समर्थ योजना जो है ये कपड़ा मंत्रालय से, ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से ये योजना संबंधित है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो समर्थ योजना है ये कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है, और इसके बारे में बात करें, समर्थ का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, समर्थ यानी कि स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसने एक योजना शुरू की जिस योजना का नाम है समर्थ योजना। ठीक है, इस योजना का देखिए ये एक योजना किससे संबंधित है, तो एक तरीके की ये पहल है किससे संबंधित, मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख छाता, यानी कि एक तो मांग बढ़ाना टेक्सटाइल से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझने वाली चीज है। देखिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में जब हम किसी चीज की डिमांड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई चाहिए, तो जब सप्लाई के लिए हमें क्या करना भाई, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है जो सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो भाई इंडस्ट्री जब सेट होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तभी तो भाई डिमांड जो है वो सप्लाई होगी डिमांड के लिए, तो जो है इन्वेस्ट, और जब इंडस्ट्री सेट होगी तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा, यानी कि प्लेसमेंट उन्मुख, तो प्लेसमेंट मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है, ठीक है, तो इस पे उन्मुख है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, जो संगठित कपड़ा उद्योग है और संबंधित क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन प्रदान करना और साथ ही साथ रोजगार का सृजन करना। ठीक है, तो थोड़ा सा डिमांड बढ़ाना, फिर इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा क्या करना, इंडस्ट्री सेट करना, और फिर क्या करना, रोजगार का सृजन करना। बेसिकली समर्थ योजना का यही उद्देश्य है। तो समर्थ आपको डायरेक्ट लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, किस मिनिस्ट्री से संबंधित है ये याद रखिएगा। वहीं पे हम बात करें ये योजना के बारे में, तो ये राज्य सरकार की एजेंसियों, कपड़ा उद्योग या उद्योग संघों और कपड़ा मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों जैसे कार्यान्वयन भागीदारी के माध्यम से इसका क्रियान्वित किया जाएगा। और इसे समर्थ योजना को कब लागू किया जाएगा, कब तक लागू किया जाएगा, 2024 तक। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्च 2024 तक। भारत सरकार के बारे में बात किया जाए तो भारत सरकार जो है अब समर्थ योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारी जोड़ने की योजना बढ़ा रही। ठीक है, तो कौशल विकास को ज्यादा भागीदारी देना, बढ़ावा देना और जो है अधिक उद्योग भागीदारों को जोड़ने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत जो है कुछ और भी, और योजना के तहत क्या सरकार के कुछ अपने एक उद्देश्य, कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पहल जो है यह पहल इस दशक के अंत तक, यानी कि ध्यान रखिएगा 2030 के अंत तक जो टेक्सटाइल जो सेक्टर्स है, देखिए वर्तमान में जो उसका एक तरीके से व्यापार है, जो मौजूदा उसका जो इस तरीके से जो व्यापार या हिस्सा की बात करें तो 150 से लेकर के 155 बिलियन डॉलर है, और इसको बढ़ा करके इस दशक के अंत तक यानी कि 2030 तक कितने करने के जो है प्रयास में, तो 250 बिलियन डॉलर करने के वो प्रयास में। ठीक है, ये जो लक्ष्य रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है
वो टेक्सटाइल सेक्टर्स को जो मौजूदा उसका एक तरीके से जो एक क्षेत्र है उसको कब तक जो है 2030 तक कितने मिलियन डॉलर तक करने का है, तो वो 2030 तक 250 बिलियन का है। तो ये देखिए तेज सामर्थ्य योजना से संबंधित कुछ तथ्य थे। आइए कुछ और भी योजना है, कुछ मिशन है जो इधर भी चर्चा में रही है। जैसे कि सबसे पहला है कि नीली अर्थव्यवस्था, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, उसको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है समुद्रयान मिशन। और ये किस मंत्रालय के द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा समुद्रयान मिशन जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। वही देखा जाए कपड़ा मंत्रालय की एक और भी कार्यक्रम है जिसका नाम है टेक्नोटेक, ठीक है, कार्यक्रम। और इस साल का टेक्नोटेक 2023 कार्यक्रम की भी जो मेजबानी की गई है, जो कि किसका है, ये कपड़ा मंत्रालय का, ये मुंबई शहर के द्वारा की गई है। वहीं पे यहाँ पे देखिए एक और भी स्वास्थ्य मंत्रालय का एक जो है एक तरीके से योजना पहल शुरू की गई है। जैसे जो देश में महिलाएं हैं, जो बच्चे उनका जो टीकाकरण किया जाता है, उन टीकाकरण के एक तरीके से डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूविन प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है, जो देश की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया। कौन है भाई, ये तेजल मेहता, ठीक है, तेजल मेहता। वहीं देखा जाए हाल ही में एडिनो वायरस नाम का एक नया वायरस पता चला। किस राज्य में दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस का एक नया वायरस पता चला है। वहीं देखा जाए पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है। कहां दोस्तों, हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। वहीं देखा जाए हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो फरवरी माह में जो देश की बेरोजगारी दर थी वो देखा जाए वो 7.14% से बढ़कर के कितनी हो गई दोस्तों, तो 7.45% हो गई, ठीक है, 7.45% हो गई। और आज का हमारा लास्ट जो है फैक्ट्स ऑफ द डे है कि 2023 का फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने, मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको चीजें सही लगी होंगी। बाकी जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई, रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ करिए, जल्दी से करिए, ठीक है। तो चलिए, तो आपको उम्मीद करती है सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। बाकी फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।